दोस्तों नमस्कार। अभी हम प्रतिदिन न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, टीवी के ऊपर, अखबारों में ये पढ़ रहे हैं कि विश्व में आर्थिक मंदी आने की वजह से मांग कम हो गई है और जो हमारे स्टार्टअप साथी हैं उन्हें बड़े दुख के साथ सैकड़ों कर्मचारियों को ले ऑफ करना पड़ रहा है क्योंकि उनको फंडिंग नहीं मिल रही है। और इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश स्टार्टअप घाटे में काम करते हैं और इसकी वजह से जब उन्हें फंडिंग नहीं मिलती है तो जो उनका बर्न रेट है, मतलब जो वो घाटा हर साल उठा रहे हैं, उसके लिए फंडिंग न होने से सबसे पहले वो अपनी आकार को कम करते हैं और अपनी टीम को कम करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, एक तो आपके स्टार्टअप का ब्रांड खराब होता है, ताकि कर्मचारियों में फिर ये भावना आती है कि ये कभी भी नौकरी से निकाल देंगे, तो अच्छे टैलेंटेड लोग मिलते नहीं हैं। दूसरी चीज़ जो होती है कि जो लोग आपके यहाँ विश्वास करके काम करने आए हैं वो अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो स्टार्टअप में काम कर रहा है वो अकेला आदमी नहीं है, बल्कि वो एक पूरा परिवार है और उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। और जैसे ही सडनली हम किसी को नौकरी से निकाल देते हैं तो उनके सामने, पूरे परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि हम जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करने के लिए और उनको अपने वर्क कल्चर में ढालने के लिए बहुत अधिक खर्च करते हैं, और जब ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को स्टार्टअप से बाहर करना होता है तो इससे भारी नुकसान होता है। और जब हम अगली बार फिर हायर करते हैं तो फिर उतना ही हमें धन, श्रम और समय उनके वो प्रशिक्षण करने के लिए, उनको वर्क कल्चर में ढालने के लिए लगाना पड़ता है। और किसी भी स्टार्टअप के लिए ये सुखद स्थिति नहीं होती है। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें कभी भी रिसेशन नहीं होता है, क्योंकि जब हम अर्बन बेस्ड या ऐसी सर्विसेज के आधार पर अपना स्टार्टअप बनाते हैं जिनकी जीवित रहने के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक ऑप्शन होता है कि हम उसका उपयोग करें या उसका उपयोग न करें। पर अगर हम एक ऐसा स्टार्टअप बनाते हैं जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसके बिना सर्वाइवल संभव नहीं है, तो उसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता है, उसकी कभी भी डिमांड कम नहीं होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा ही सेक्टर है जहां कभी भी रिसेशन नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ भी करें पर हमें खाने के लिए चीज़ें चाहिए। हमें, अगर हम अपने देश की बात करें तो 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या को हमें पेट भरने के लिए उत्पादन चाहिए ही चाहिए है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सदाबहार सेक्टर है और इसमें कभी भी किसी भी तरह की कमी नहीं होती है, चाहे वो पूरी दुनिया के आप किसी भी देश को देखें। तो आज हम कुछ ऐसे आइडियाज़ की बात करेंगे जो स्टार्टअप के लिए आवश्यक हैं और जिनको अगर हम ध्यान में रख के भारत में हम स्टार्टअप करना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं, हम उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, जो हमारे व्यापारी साथी हैं, उनकी भी समस्या का निदान हम अपने स्टार्टअप के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि जो लोग अभी एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हालांकि अभी लगभग 1200 से ऊपर 12,000 से ऊपर स्टार्टअप हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर इन अधिकांश स्टार्टअप में अगर आप उनके बिजनेस मॉडल को देखें तो उनने या तो एफएमसीजी की कंपनी जो सफल हुई हैं उनके बिजनेस मॉडल को कॉपी किया हुआ है, या वो पश्चिमी देशों में जो एग्रीकल्चर में ट्रेंड हैं, जहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, जहाँ सीलिंग एक्ट नहीं होता है, 3,000, 5,000, 10,000 हेक्टेयर के फार्म होते हैं, उनको देखते हुए वो टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभवतः अभी हमारे किसानों के लिए उतनी रिलेवेंट
नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती का जोत का आकार है वो बहुत छोटा है। तो अगर हम भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि भारत में क्या समस्या है। कभी भी हम दूसरे देश की नकल करके एग्रीकल्चर में ख़ासतौर से अपने यहाँ कोई सफल या लाभकारी स्टार्टअप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा है किसान। किसान की जो मुख्य समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ उत्तराधिकार का कानून है कि जब भी भूस्वामी की मृत्यु होगी तभी ज़मीन बटेगी, और ये हमेशा जब से ये कानून लागू हुए हैं 50 के दशक से, तब से ये ज़मीनें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अभी पिछले बजट के पूर्व जो आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार ने जारी किया था उसमें हमारे यहाँ जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 0.5 हेक्टर है। तो अगर हमारी जोत का आकार ही छोटा है तो हम किसी ऐसे आइडिया पे काम नहीं कर सकते हैं जो बड़े फार्म के लिए रिलेवेंट होता है, या आज वो टेक्नोलॉजी हम उस छोटे किसान को नहीं दे सकते हैं जो बड़े किसान के लिए आवश्यक है। दूसरा जो स्टेक होल्डर है, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो है सरकारें। हमारे यहाँ जो संविधान में कृषि का विषय है वो राज्य की सूची में आता है, मतलब खेती के ऊपर जो कानून बनाया जाना चाहिए वो राज्य को बनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ केंद्र सरकारें भी कानून बनाती हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार के सामने होता है, और केंद्र सरकार के जो कानून होते हैं ज़्यादातर वो मॉडल एक्ट होते हैं, और राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वो उन मॉडल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। पहली बार हमारी केंद्रीय सरकार ने 3 कानून एग्रीकल्चर में बनाए थे जो बहुत फ्यूचरिस्टिक थे और बहुत रिलेवेंट थे, पर अधिकांश राज्यों में उनका विरोध हुआ और कुछ राज्यों की जो लॉबी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और इस वजह से केंद्र सरकार को वो कानून वापस लेना पड़े हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब हम कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने किस तरह के कानून बनाए हुए हैं, किस तरह के नियम हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस वो स्टैट्यूटरी तौर पे अलाउ करते हैं। अगर हम कोई ऐसा स्टार्टअप तैयार करते हैं एग्रीकल्चर में जो वर्तमान कानूनों के साथ काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर संभावना ये होती है कि सरकारी एजेंसीज उस स्टार्टअप को बंद करा दें या उनको कोर्ट में ले जाएं। तो पॉलिसी को बदलना और पॉलिसी के साथ काम करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो चूँकि जो स्टार्टअप पॉलिसी बदलने के क्षेत्र में नहीं है उनको पॉलिसी के साथ ही काम करना पड़ता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर में वो है मार्केट। जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी व्यापारी हैं, इसमें मंडियां हैं जो काम करती हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीकल्चर इनपुट बनाती हैं, वो कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, अभी तक वो कैसे काम करते रहे हैं, उनकी किस तरह की काम करने की प्रवृत्तियां रही हैं, और उनकी उसमें क्या किस तरह की समस्याएं हैं। तो अगर हम ये तीनों तरह के स्टेक होल्डर्स की ज़रूरतों को समझें और एक बैलेंस व्यू लेके अपना स्टार्टअप बनाते हैं तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उन सब टेक्नोलॉजीज़ को भी ला सकते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं। हम प्रिसीशन एग्रीकल्चर को यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं, सप्लाई चेन को हम छोटा कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें स्टार्टअप शुरू करने की ज़रूरत है। और ये इतना बड़ा क्षेत्र है क्योंकि आज भी हमारी 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में खेती के ऊपर निर्भर होती है, जबकि हम अपनी जीडीपी में 17-18% ही एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान रहता है। पर पिछले दिनों जिस तरह से कोविड के वजह से विश्व की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई, चाइना के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा, और अब वो अल्टरनेट सप्लाई चेन या अल्टरनेट बाज़ार ढूंढ रहे हैं जहां से वो कृषि के
उत्पादों को आयात कर सकें, क्योंकि कोई भी देश सभी तरह की चीज़ें उत्पन्न नहीं करता है। कहीं खाद्यान्न बहुत अच्छे होते हैं, कहीं सब्जियां अच्छी होती हैं, कहीं फल अच्छे होते हैं, तो कहीं मसाले होते हैं, और ये व्यापार निरंतर चलता है, ये कभी रुकता नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो किस तरह से खाद्य संकट उसकी वजह से पैदा हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोकल स्टार्टअप बना सकते हैं, हम राष्ट्रीय लेवल का स्टार्टअप बनाते हैं, नेशनल लेवल का बना सकते हैं, और हम इंटरनेशनल लेवल का स्टार्टअप बना सकते हैं। हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को समझने की जिन को हम अपने स्टार्टअप में लाना चाहते हैं, और जिन स्टेक होल्डर्स के लिए हम काम करना चाहते हैं, जिस समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने स्टार्टअप के लिए चुनें, और जो हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या है उसके साथ काम करें। और आप जानते हैं कि जो फॉर्च्यून है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड ही है। जितना कंपटीशन शहरी स्टार्टअप में है, उतना कंपटीशन अभी भी ग्रामीण स्टार्टअप्स में नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ें भी देखना चाहिए। तो हम लोकल समस्या से शुरू करके ग्लोबल तक अपने स्टार्टअप को ले जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।